हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज 15 जनवरी है। 15 जनवरी से संबंधित जितने भी टॉप 5 से लेकर 10 करंट अफेयर होती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएंगी। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश में विश्व हिंदी दिवस पर, सबसे पहले अपना पेन चेंज कर लेते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस पर पहला हिंदी से संबंधित जो सर्टिफिकेट होता है उससे संबंधित कार्यक्रम शुरू किया गया है किस देश के अंदर। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि विश्व हिंदी दिवस कब होता है, तो ये होता है 10 जनवरी को, पहली बात। दूसरी बात, ये शुरू कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सीलोन इसका पुराना नाम है। आप लोग को ये चीज जरूर ध्यान रहनी चाहिए। और ये शुरू क्यों किया गया है, शुरू किया गया है कि हिंदी जो लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने के लिए, हिंदी से संबंधित जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के कोलंबो के अंदर ये शुरू किया गया है। आप देख सकते हो इसके ऑप्शन, तो ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। यानी श्रीलंका देश ने हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो के अंदर यहां पर की गई। श्रीलंका का पूरा नाम मैं पीछे बता चुका हूं, तो इसका सिलोन है। और 1972 में इसका जो नाम था पहला उसका चेंज कर दिया गया और 1972 में सिलोन के नाम के स्थान पर उसका लंका कर दिया और यहीं से श्रीलंका की शुरुआत हो जाती है। ये देख सकते हो यहाँ पर, ये श्रीलंका का मैप है और यहां पर ये जो श्रीलंका का है ये श्रीलंका हो गया और यहां पर क्या है, भारत है। इन दोनों के बीच में एक स्टेट पड़ती है, पाक जल संधि या पाक स्टेट पड़ती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो जल संधि है किसको अलग करती है, ये इंडिया को और श्रीलंका को अलग करती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित में से देश में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत करके परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किसने प्रगति की है। तो ध्यान रखना, पहला ऐसा देश बना है जिसने पहली बार फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू किया गया है। मतलब ये शुरू किसने किया है, तो ये रसिया के द्वारा शुरू किया गया है, पहली बात। और रसिया इसको शुरू करने वाला, मतलब तैरता हुआ परमाणु न्यूक्लियर प्लांट जो है तैरता हुआ पहली बार रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया। और रसिया ने यह बात भी कही थी कि हम ये जो टेक्नोलॉजी है, लगभग 1 महीने पुरानी बात होगी, ये जो टेक्नोलॉजी है हम इंडिया को भी देंगे। मतलब इंडिया के अंदर भी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय लग सकता है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसिया। ये देख सकते हो ये पूरी तरह से पानी है और पानी के अंदर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पर देख सकते हो तैर रहा है पूरी तरह से। तो इसके लिए रास्ता अलग से बना दिया गया है कि यहां से लैंड से कनेक्ट हो जाएगा। और ये किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। तो भारत का जो सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है, कुडनकुलम, जो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्टेशन है और दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु में स्थित है। और फ्लोटिंग न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है, दुनिया में रूस इकलौता ऐसा देश है जिसके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि वो समुद्र के अंदर या पानी के अंदर इस प्रकार का तैरता हुआ संयंत्र बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। तो ये किया था पुणे के अंदर। और ये पुणे के अंदर जो किया है उद्घाटन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग 13 जनवरी 2025 को ये पुणे के अंदर इसको शुरू किया गया, जिसके अंदर इस क्षेत्र में, मतलब उद्यमिता क्षेत्र में या इंस्टीट्यूशन स्थापित करने में इस चीज को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये चीज ध्यान रखना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पक्का कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सोनमर्ग। क्योंकि देखा जाए भारत ने ये जो निर्माण किया है सोनमर्ग का जम्मू कश्मीर के अंदर, ये देखा जाए पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होगा। देखा जाए जो मौसम काफी ज्यादा गड़बड़ाते रहते हैं, कहीं भूस्खलन आ जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसमें भी, और यदि चाइना के साथ किसी प्रकार का वार होता है, प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि इस पर मौसम का किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये जो सुरंग का निर्माण किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 12 किलोमीटर ये लंबी है और लगभग इस पर 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। समुद्र तल से लगभग ये 8500 यानी 8600 फीट से
8500 यानी 8600 फीट ऊंची है, ये ध्यान रखना। और ये कहां पर है? श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में पूरी तरह से कनेक्टिविटी स्थापित करेगी। मैंने पीछे बताया कि इस पर किसी प्रकार के मौसम का कोई असर नहीं होगा। भू संकलन हो या हिम संकलन हो, उसको पूरी तरह से दरकिनार करेगी, उसमें पूरी तरह से ये सेफ्टी प्रोवाइड कराएगी। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, इसके माध्यम से जो पर्यटन होता है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन कर रहे थे तो वो यहाँ पर एक चीज को लेकर दुखी भी हुए थे, क्योंकि आप लोगों को ध्यान हो जब इसका निर्माण हो रहा था तो लगभग 7 वर्कर ऐसे थे जिनके वहां पर मृत्यु हो गई थी, तो उसके लिए वहां पर शोक भी जताया गया था मोदी जी के द्वारा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में मंगोलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किस देश ने किया है? तो ध्यान देना, ये भी अच्छी पहल है भारत की, ये इंडिया ने किया है। इंडिया और मंगोलिया का यहां पर क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। क्यों हुआ है समझौता? क्योंकि आप लोग को पता होगी जो मंगोलिया है वो तांबे के और कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित कराएगा भारत को, क्योंकि भारत पूरी तरह से तांबे के लिए और कोयले के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, जो अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। तांबा और कोकिंग कोयला भारत के विद्युत निर्माण और इस्पात उद्योग के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप मंगोलिया का यहाँ पर मैप देखो तो मंगोलिया के नीचे कौन है, मतलब किससे बाउंड्री से टच होती है? तो चाइना से इसकी बाउंड्री टच होती है। यहाँ पे देख सकते हो मंगोलिया है जिसकी राजधानी क्या है? उलन बटोर। यहाँ पर इसकी राजधानी, सबसे पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं, अपना पेन चेंज किया तो उलन बटोर इसकी राजधानी हो गई। यहाँ पर आज चाइना देख सकते हो, ये पूरी तरह से चाइना का लगभग आधे ज्यादा भाग इससे क्या होता है? कवर होता है। ऊपर की तरफ देखा जाए तो रसिया इससे कनेक्ट होता है, और ये पूरी तरह से लैंडलॉर्ड कंट्री है, मतलब इसकी जो सीमा है समुद्र से कहीं भी आसपास टच नहीं होती। मतलब ये पूरी तरह से यदि समुद्र से कुछ मंगाना है तो रसिया से भी डिपेंड होता है या चाइना के साथ ये पूरी तरह से डिपेंड होता है। आपने इतिहास में सुना होगा मंगोलिया जो आक्रमणकारी थे वो यहीं से आए थे, मंगोलिया से। हालांकि भारत के साथ इसके सही रिलेशन है, ऐसे नहीं है कि बेकार रिलेशन है जो चाइना के साथ है, इसके साथ फिर भी सही है। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। हाल ही में किस देश की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को, पेन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहां पर नीरज चोपड़ा को एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भाला फेंक जो खिलाड़ी है हमारे नीरज चोपड़ा, उनको ये पुरस्कार कहां से प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका ने इसको ये पुरस्कार दिया है, और सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक के लिए और पुरुषों की श्रेणी में ये इसको प्राप्त हुआ है नीरज चोपड़ा को। तो पेरिस ओलंपिक यानी अमेरिका ने इसको यहां पर प्रोवाइड करा है। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को विश्व स्तर पर अमेरिकी पत्रिका, ध्यान देना इस पत्रिका का नाम जरूर ध्यान रखना, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज में इनको ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त कराया गया है एथलीट के क्षेत्र में, कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया गया है नीरज चोपड़ा को, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का उद्घाटन किया? तो ध्यान देना @2047 मतलब 2047 तक भारत को विकसित बनाने के उद्देश्य से जो जो पहल की जाएंगी वो पहल उस किताब में दर्ज कराई गई हैं और उसमें कार्य दर्ज कराए गए हैं। तो ये जो उद्घाटन किया था, ये जो बुक लॉन्च की है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कल्याण के लक्ष्य को साकार करने में युवा अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करे। इस उद्देश्य से कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और इस विकसित राष्ट्र बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है, क्योंकि इनका ये अटूट विश्वास है कि 2047 तक भारत पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को रफाल तूफान के बाद मानवीय सहायता भेजी गई? आपने भी देखा होगा जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तूफान आता है तो बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। आपने भी देखा होगा अभी अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका को लगभग काफी बड़ी मात्रा में लॉस हुआ है, क्योंकि वहां के जंगलों में पूरी तरह से आग फैली हुई है लॉस एंजल के अंदर। तो इतना मतलब आप कह सकते हो इतना तो यूपी का बजट भी नहीं होता है जितना उसको नुकसान हो जाए, मतलब उसका दुगना आप अंदाजा मानो नुकसान हो चुका है अमेरिका को। जब भी इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होती है, बहुत बड़ा नुकसान होते ही होता है। अब ये जो राफेल तूफान जो आया है ये क्यूबा के अंदर आया था, और ये क्यूबा क्या है
और ये क्यूबा है कहाँ पर, तो ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर पड़ता है। अमेरिका के जस्ट नीचे देखोगे जो मैक्सिको की खाड़ी है उसकी साइड में, वहाँ पर आपको क्यूबा दिख जाएगा। आप इसका ऑप्शन देख सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्यूबा। तो यहाँ पर ध्यान देना ये क्यूबा है और यहाँ पर राफेल तूफान आया था। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, क्योंकि दो तरीके से पूछा जा सकता है, राफेल तूफान कहाँ पे आया या किस देश में राफेल तूफान आया, या पूछ सकते हैं क्यूबा के अंदर कौन सा तूफान आया रिसेंटली। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्यूबा हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर सबसे पहले अपना पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये गुल्फ ऑफ मैक्सिको है। ऊपर देख सकते हो छोटा सा हिस्सा दे रखा है यूएसए। यूएसए का ये छोटा सा हिस्सा है मियामी है। यहाँ पर ये पर्यटन स्थल है काफ़ी बड़ी मात्रा में। और ये जो क्यूबा है इसके इस वाले ये जो एरिया है, इस वाले एरिया ये पूरी तरह से ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, ये ध्यान रखना। और ये नीचे की तरफ आ जाओगे तो नीचे की तरफ कौन सा एरिया पड़ता है, ये पड़ता है साउथ अमेरिका। क्यूबा कभी चीनी का कटोरा कहा जाता है इसको, कभी ये उपाधि क्यूबा ले लेता है, कभी ये उपाधि ब्राजील ले लेता है, लेकिन कुल मिला के क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में ये चीज़ जरूर बताना, भारत के अंदर किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, यदि चावल के कटोरे की बात करें तो चावल का जो कटोरा है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी कई एग्जामों में। वहीं भारत के अंदर चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आज हमारे 8 ही क्वेश्चन थे। तो आप लोग क्लास कैसी लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।